दोस्तों इस अनंत ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज मौजूद हैं और इन्हीं अनगिनत गैलेक्सीज में से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी है। एक एस्टिमेट के अनुसार मिल्की वे में करीब 40,000 करोड़ तारे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ तारे हमारे दिल के बहुत ही करीब है। अरे मेरा मतलब इंसानों के दिल के नहीं है, बल्कि सोलर सिस्टम में दिल यानी कि हमारे सूरज के करीब है। हमारे सूरज से सबसे करीब वाला स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो सूरज से 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी असल में अल्फा सेंटोरी नाम के एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का पार्ट है। इसके पहले स्टार को हम रीजल कैंटोरस कहते हैं और दूसरा स्टार टॉलीमन के नाम से जाना जाता है। अब आई नो कि इस तारों की शहर की कहानी सुनकर आपका भी वहां जाने का मन कर रहा होगा, है ना? तो जरा इमेजिन कीजिए कि अगर सच में वहां धरती जैसा कोई हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट हो सकता है, और अगर वहां ऐसा कुछ होता है तो क्या वहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम हाल ही में हुई रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशंस के आधार पर अल्फा सेंटोरी में एक धरती जैसा एक्सोप्लैनेट इमेजिन करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए चलते हैं एक नए धरती के तलाश में। दोस्तों अब वैसे तो हम अपने यूनिवर्स में कई अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स को खोज चुके हैं, लेकिन कोई एक्सोप्लैनेट हम इंसानों के रहने के लिए कितना सुइटेबल है इसके बारे में डिटेल में जान पाना हमारी करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्विट्जरलैंड के ETH ज़ुरिक यूनिवर्सिटी के एक प्लानिटरी साइंटिस्ट हायांग वांग ने एस्ट्रोनॉमर्स की एक इंटरनेशनल टीम के साथ मिलकर अल्फा सेंटोरी में मौजूद तारों के चारों ओर घूमते एक हैबिटेबल अर्थ लाइक प्लैनेट की केमिकल कंपोजिशन को इमेजिन किया है। हमारे करीबी स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जिसे अल्फा सेंटोरी C भी कहते हैं, उसके बारे में तो हम ऑलरेडी काफी कुछ जानते हैं। तो इसी कारण से इस स्टडी के सेंटर में मेनली रीजल कैंटोरस और टॉलीमन को रखा गया है। अब दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको हमारे हाइपोथेटिकल प्लैनेट के बारे में बताऊं, हमें अल्फा सेंटोरी ट्रिपल स्टार सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अल्फा सेंटोरी ट्रिपल स्टार सिस्टम में 3 सूरज है। अल्फा सेंटोरी A यानी कि रीजल कैंटोरस, अल्फा सेंटोरी B यानी कि टॉलीमन और अल्फा सेंटोरी C यानी कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी। रीजल कैंटोरस और टॉलीमन एक दूसरे से सिर्फ 11.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है, यानी कि हमारे सूरज और सैटर्न के बराबर दूरी पर। इनका ऑर्बिटल पीरियड सिर्फ 79 ईयर्स का है और ये दोनों मिलकर एक बाइनरी स्टार सिस्टम बनाते हैं जिसे हम अल्फा सेंटोरी A भी कहते हैं। ये दोनों स्टार्स हमारे सूरज के ही साइज के हैं, जबकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो सूरज के सबसे करीब वाला स्टार है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है और आसमान में मुश्किल से ही दिखाई देता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी और अल्फा सेंटोरी AB के बीच 13,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की डिस्टेंस है। ये हमारे सूरज और नेपच्यून के बीच की दूरी से 430 गुना ज्यादा है। इन शॉर्ट ये अल्फा सेंटोरी AB से कुछ ज्यादा ही दूर है और इसीलिए यांग वांग का हाइपोथेटिकल प्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी को नहीं बल्कि बाइनरी स्टार्स रीजल कैंटोरस और टॉलीमन को ही ऑर्बिट करने वाला है। ये पृथ्वी की साइज का एक रॉकी प्लैनेट होगा और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित होगा। अब इस स्टडी में उस हाइपोथेटिकल प्लैनेट के लोकेशन को इमेजिन करते हुए उसकी कंपोजिशन, उसका इंटीरियर और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी प्लैनेट की हिस्ट्री, समय के साथ उसका एवोल्यूशन और वहां पर इंसानों के रहने लायक लाइफ की कंडीशंस के बारे में समझना चाहते हैं तो हमें इन सभी फैक्टर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन की। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद रॉकी प्लैनेट्स और दूसरे सोलर सिस्टम्स में खोजे गए एक्सोप्लैनेट से हमें यह पता चलता है कि रॉकी प्लैनेट्स की मिनरल कंपोजिशन काफी हद तक उनके होस्ट स्टार से ही मेल खाती है, क्योंकि यार ऑब्वियसली वो दोनों एक ही सोलर नेबुला से बने हुए होते हैं। अब क्योंकि अल्फा सेंटोरी हमारी धरती से काफी करीब है तो हम इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। लेकिन यार ये होता कैसे है? स्टार के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसी लाइट को एमिट कर देते हैं। जब उनसे एमिट हुई लाइट धरती तक आती है और उसका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया जाता है तो अलग अलग एलिमेंट्स स्पेक्ट्रम पर अलग अलग पैटर्न शो करते हैं। अल्फा सेंटोरी से आने वाली लाइट के स्पेक्ट्रम से हमें पता चलता है कि इसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम और आयरन मौजूद है। साथ ही इसमें ऑक्सीजन और कार्बन जैसे वोलेटाइल एलिमेंट्स भी मौजूद है। अब क्योंकि ये हाइपोथेटिकल एक्सोप्लैनेट अपने स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में होने वाला है तो यहाँ ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी। यहाँ लिक्विड वाटर की पॉसिबिलिटी भी काफी हाई होगी। हमारे रॉकी एक्सोप्लैनेट की मिनरल कॉम्पोजिशन कुछ हमारी पृथ्वी की तरह ही होगी। इसका मेंटल भी पृथ्वी की तरह ही होगी, जहाँ पर ओशन
कंडीशंस भी होंगे, यहाँ की जमीन में सिलिकेट मिनरल्स भी पृथ्वी की तरह ही होंगे और कार्बन रिच कंपोजिशन के कारण यहाँ पर ग्रेफाइट और डायमंड की अवेलेबिलिटी भी होगी। हालांकि इसका जो कोर होगा वो धरती के कोर से थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पर धरती की तरह जियोलॉजिकल एक्टिविटीज और टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट भी आम बात नहीं होगी। मतलब ये धरती और वीनस का मिक्सचर जैसा होगा और इसीलिए हम साफ साफ नहीं कह सकते कि यहाँ पर इंसान रह भी पाएंगे या नहीं। अब सरफेस की कॉम्पोजिशन तो हम अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर कैसा होगा? वेल, वांग और उनकी टीम ने यह एस्टिमेट लगाया है कि हमारे हाइपोथेटिकल प्लैनेट का एटमॉस्फेयर इसके अर्ली ईयर्स में तो बिल्कुल धरती की तरह ही रहा होगा, मतलब जैसा कि हमारी धरती का इसके आरंभिक समय में था। अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आर्कियन ईयन की, जब धरती का एटमॉस्फेयर मीथेन और कार्बन का था और इसमें ऑक्सीजन तेजी से बढ़ रही थी। इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी मौजूद हो सकता है। अब आर्कियन ईयन की पृथ्वी कैसी हुआ करती थी, इससे जुड़ा एक वीडियो मैं आपके लिए हाल ही में ला चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसके अर्ली ईयर्स में इसके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस धरती की तरह थी तो हो सकता है कि इसका फ्यूचर भी धरती की तरह ही हो। अल्फा सेंटोरी ए बी बाइनरी स्टार्स धरती से करीब 200 करोड़ साल पुराने हैं। इसका मतलब है कि अगर वहां पर हमारे हाइपोथेटिकल एक्सोप्लैनेट की तरह का कोई ग्रह भी रहा होगा तो वो अभी तक लाइफ की कंडीशंस तो जरूर डेवलप कर चुका होगा और हो सकता है कि वहां हम इंसानों जैसे एडवांस जीव भी रहा करते हो। और क्या पता कि वो भी इस समय यही सोचते हो कि भाई हमारे करीब वाले सोलर सिस्टम में कोई ऐसा एक्सोप्लैनेट होगा जहां लोग रहते हो। वैसे यार यहाँ मैं आपसे कुछ फनी और इंटरेस्टिंग सा शेयर करना चाहूँगा। अगर हम ये अज्यूम कर ले कि यूनिवर्स में जगह जगह पर लाइफ पॉसिबल है और वहाँ पर एडवांस्ड स्पीसीज भी रहती है, तो क्या ये एडवांस्ड स्पीसीज भी हमारी तरह अपने ग्रह को छोड़कर कोई और ग्रह पर जाने की नहीं सोच रही होंगी? वेल, इन्हें भी तो कोई खतरा होगा ही कि फ्यूचर में उनका ग्रह तबाह हो जाए और उनका नामो निशान मिट जाए। एग्जाम्पल के लिए मार्स को ही ले लीजिए। मान लिया कि धरती पर कल के दिन एस्ट्रॉइड गिर सकता है और हम सभी मर सकते हैं, तो क्या ऐसा एस्ट्रॉइड मार्स पर नहीं गिरेगा या फिर वहां पर जाकर हमें एस्ट्रॉइड से बचने की कोई पावर मिल जाने वाली है? धरती पर कल के दिन कौन कौन से खतरे आ सकते हैं ये हमने यहाँ पर रहकर ही सीखा है। अब क्या पता कल के दिन हमने किसी दूसरे ग्रह पर कदम रख दिया और भगवान ने रशिया की तरह हम पर मिसाइल रूपी एस्ट्रॉइड्स बरसा दिए। अगर हमारे हाइपोथेटिकल एक्सोप्लैनेट पर इंसानों जैसा कोई जीव रहते होंगे तो वो हमेशा से ही धरती या हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह पर रहने का सपना देखते होंगे और इधर हम उनके ग्रह को फ्यूचर होम बनाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। लेकिन क्या हम रियलिटी में ऐसे किसी एक्सोप्लैनेट को खोज पाएंगे? वेल, इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन से जुड़ी हमारी टेक्नोलॉजीज लगातार एडवांस्ड होती जा रही है और हम हर गुजरते दिन के साथ यूनिवर्स में नए नए एक्सोप्लैनेट्स खोज रहे हैं। तो ऐसा जरूर पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में हम सिर्फ अपने आसपास के नहीं बल्कि दूर के सोलर सिस्टम्स में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स को भी खोज पाएंगे। अब बात करें अल्फा सेंटोरी ए बी यानी कि रीगल कैंटोरस और टॉलीमन की, तो हम इनको ऑर्बिट करते किसी अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट्स को तभी खोज पाएंगे जब ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे। कुछ समय पहले हम रीगल कैंटोरस को ऑर्बिट करते एक एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन ये धरती से करीब 7 गुना बड़ा था। अब अगर हम यहाँ धरती की साइज का कोई छोटा एक्सोप्लैनेट खोजना चाहते हैं तो भाई हमें उस दिन का इंतजार करना ही होगा जब ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से काफी दूरी पर होंगे। इससे इनकी ब्राइटनेस इतनी इंटेंस नहीं होती और हम इनके अराउंड मौजूद स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे मौके के लिए हमें साल 2035 तक का इंतजार करना होगा और यही वो मौका होगा जब हम अपने हाइपोथेटिकल एक्सोप्लैनेट के होने या ना होने का रियलिटी फैक्ट चेक कर पाएंगे। वैसे अगर कल के दिन हमें अपने करीब के किसी सोलर सिस्टम में धरती जैसा कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिल जाता है और हम वहां तक जाने की टेक्नोलॉजी भी हासिल कर लेते हैं, तो क्या आप अपनी इस धरती को छोड़कर जाना पसंद करोगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।